नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन ब्रांडिंग। ठीक है, ब्रांडिंग मतलब उत्पाद की पहचान करना। जो भी प्रोडक्ट मैं मार्केट में लेके आ रही हूँ वो कैसे पहचान करने योग्य होगा उसके बारे में मुझे जानना। ठीक है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन है वो 3 तरीके से जानी जाती है। सबसे पहले आपका ब्रांडिंग, उसके बाद आपका पैकेजिंग, उसके बाद आपका लेबलिंग। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ब्रांडिंग की। ब्रांडिंग का मतलब क्या है कि सिंपल लैंग्वेज में जिस तरीके से एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चों को हम नाम से पहचानते हैं, तो सेम ऐसे ही जब मेरा एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है तो उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसका नामांकन ही बेसिकली एक क्या कहलाता है, ब्रांडिंग कहलाता है। ठीक है, कारण क्यों ब्रांड की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ब्रांड की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि मैं प्रोडक्ट को पहचानूं कैसे, कौन सा है, कौन सी कंपनी बना रही है, ठीक है, किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, कौन सा उपभोक्ता इसको यूज़ करेगा, कौन से कस्टमर के लिए है, कौन सी आय वर्ग वालों के लिए है। तो इन सब को जानना करने के लिए ब्रांडिंग की आवश्यकता होती है। उसके बाद इसका मीनिंग बताया गया है। मीनिंग डेफिनेशन गिवन है। डेफिनेशन में अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन कहता है कि जो ब्रांड है, ब्रांड एक नाम है, शब्द है, चिन्ह है, डिज़ाइन है, या इनका एक सम्मिश्रण या इन सब का मिक्सचर भी हो सकता है, जिसका उद्देश्य एक विक्रेता अथवा एक समूह के विक्रेताओं के उत्पादों या सेवाओं की पहचान कराना और उसे प्रतियोगियों के उत्पादों या सेवाओं से अलग करना ही बेसिकली ब्रांडिंग कहलाता है। डेफिनेशन तुम अपने अकॉर्डिंग कोई भी कर सकते हो। ब्रांड का मतलब क्या होता है? ब्रांड का मतलब एक तरीके से मुझे अपने प्रोडक्ट को एक नाम देना है, ठीक है, ताकि वो पहचान योग्य हो। ठीक है, अगर मेरे पास ये फ़ोन है तो ये फ़ोन कौन सी कंपनी का है? जो कंपनी है सैमसंग है, इनोवा सैमसंग है, या फिर ये क्या बोलते हैं आईफोन है, या फिर और क्या बोलते हैं नोकिया है, वो क्या है, सारे के सारे आपके ब्रांड नेम हैं। करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? करैक्टरिस्टिक्स का मतलब पहचान करने योग्य हो जाता है। ठीक है, लोकप्रियता बढ़ाने में इसकी वृद्धि होती है अगर मुझे उसका नाम पता होता है तो। ब्रांड में उत्पाद पहचान के सभी लक्षणों को शामिल किया जाता है, जिसमें पैकेजिंग भी आती है, लेबलिंग भी आती है। ठीक है, सभी तरीके की कस्टमर के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर मेरे पास 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के अगर मेरे पास अलग अलग नाम है तो उनको रिकॉग्नाइज़ करना, उनको पहचानना मेरे लिए आसान हो जाता है, इसलिए ब्रांड का यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट पे है ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, लोगो और ट्रेड मार्क। इनमें डिफरेंस क्या क्या है, ये आपके 2-2 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं। ब्रांड नेम का मतलब क्या है? ब्रांड नेम का मतलब क्या है? सिर्फ ब्रांड नाम का संबंध ब्रांड के उस हिस्से से होता है जो कि उच्चारण योग्य हो, जो मैं बोल पाऊँ। जैसे हमाम, लक्स, सोनी, बिस्लैरी, मारुति, कोको कोला, पेप्सी, ये क्या है? ये नाम, दैट इज़ ब्रांड। उसके बाद है ब्रांड चिन्ह। क्या होता है? जब मैं अपने ब्रांड के लिए कोई चिन्ह दे देती हूँ, जैसे प्यूमा कंपनी है, प्यूमा कंपनी का चिन्ह तुमने देखा है वो किस तरीके से होता है? नाइकी है, नाइकी का मार्क देखा है तुमने, वो किस तरीके का है? मतलब नाम के साथ साथ जब मैं उसे किसी चिन्ह के साथ, किसी भी मार्क के साथ पहचानना शुरू करती हूँ तो वो क्या कहलाता है? वो बेसिकली ब्रांड मार्क कहलाता है। ठीक है, लोगो भी सेम तरीके का एक ही होता है, ब्रांड चिन्ह की तरह ही होते हैं। और लोगो का मतलब होता है, जैसे एक तरीके से मैंने एक अपना ग्राफिक यूज़ उसको दे दिया। ठीक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, पावर शूज़ का, लिबर्टी का, मारुति का, ताकि उस लोगों को देखकर मैं पहचान सकूं कि ये पर्टिकुलर वो कंपनी का प्रोडक्ट है। उसके बाद है आपका ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? जब आपने अपने प्रोडक्ट को कोई नाम दे लिया और उस नाम को रजिस्टर करा लिया तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है कि आपने क्या कर दिया, उसको एक स्टैट्यूटरी संरक्षण प्रदान कर दिया। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो सिर्फ यूज़ आप ही कर सकते हो, आपने उसको ट्रेडमार्क करा लिया है, कानूनी दृष्टि से वो आपका बन जाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन गिवन है। ट्रेडमार्क एक ब्रांड है जिसको वैधानिक संरक्षण दे दिया गया है क्योंकि इसको कानून के अंतर्गत केवल एकमात्र विक्रेता द्वारा अपनाया जाता है।
उसके बाद ब्रांड और ट्रेडमार्क में डिफरेंस है। ब्रांड नाम होता है और जब मैं उसको रजिस्टर करा लेती हूँ तो वो क्या बन जाता है, वो मेरा ट्रेडमार्क बन जाता है। तो दिया हुआ है ब्रांड का क्षेत्र कम होता है, उसका ट्रेडमार्क का क्षेत्र ज़्यादा होता है। ब्रांड को वैधानिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है, लेकिन ट्रेडमार्क बन गया तो वैधानिक सुरक्षा उसको प्राप्त हो जाती है। प्रकृति, प्रयोग, पहचान, इस तरीके से बताया गया है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक ब्रांड का क्लासिफिकेशन। ब्रांड का जो क्लासिफिकेशन है वो ब्रांड का क्लासिफिकेशन 4 तरीक़ों से होता है। स्वामित्व के आधार पर, बाज़ार क्षेत्र के आधार पर, और उत्पादों की संख्या के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब मैं खुद ही ओनर हूँ उसका, ठीक है। वहाँ पर भी ब्रांड जो मेरे हैं वो अलग अलग मायने रखते हैं। जैसे निर्माता का ब्रांड, नाम से ही पता लग रहा है, डिटेल में नहीं बताऊंगी, तुम्हें मार्केटिंग में मैं बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। अब मैं सिर्फ तुम्हें मोटा मोटा टॉपिक बताऊंगी और तुमने उसको खुद ही डीपली स्टडी करना है। आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। निर्माता का ब्रांड का मतलब है कि जो बना रहा है उसने अपना ही उसको नाम दे दिया, दैट इज़ निर्माता का ब्रांड। एग्जाम्पल जैसे दिया है इसमें, एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि जैसे आपके बल्ब, ट्यूबलाइट, ट्रांजिस्टर, सीडी प्लेयर, जिसने बनाया फ़िलिप्स ने बनाया तो फ़िलिप्स का ही इस पे नाम है, ठीक है। उसके बाद है आपका मिडलमैन ब्रांड। मिडलमैन का मतलब कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है ना कि वो अपने प्रोडक्ट को खुद ही सेल कर सके, इसीलिए वो मिडल पर्सनस का यूज़ करता है। और मिडलमैन अपना ही नाम लगाकर, अपना ही कोई ब्रांड नेम लगाकर जब सामने बेचता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिडलमैन ब्रांड बोलते हैं। जैसे बजाज इलेक्ट्रिकल कंपनी बिजली की प्रेस और अन्य उपकरण छोटे उत्पादकों से तैयार कराकर अपने नाम से बेचती है। जैसे ऊनी होजरी हो गया, खेलों का सामान हो गया, वो किसी लोकल शॉप से तैयार कराती है और अपना उस पर थप्पा लगाकर अपने नाम से वो बेचना शुरू कर देती है, ठीक है। उसके बाद आपका है बाज़ार क्षेत्र के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट एरिया में। सबसे पहले आपका लोकल ब्रांड, लोकल मतलब आप सिर्फ लोकेलिटी में काम कर रहे हो। उसके बाद रीजन ब्रांड, आप एक क्षेत्र को ले रहे हो, ठीक है। एक क्षेत्र मतलब जैसे राजस्थान में जो सरसों का तेल है, राजस्थान में उसके लिए केमल यूज़ किया जाता है। उत्तरी भारत में एवरेस्ट है, भारत के लिए दक्षिणी भारत में गणेश है, पूर्वी भारत में महाकाली, मतलब रीजन के अकॉर्डिंग हमने उसको अलग अलग नाम दिया। और उसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह का मतलब नेशनल लेवल पर एक ही ब्रांड है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वो एक ही नाम से बिकता है। कोको कोला, फिलिप्स, सोनी, अकाई, कर्लफुल, पार्कर, पेन, एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद आपका है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बेस पर क्या होता है, उनके बेस पर आपका पारिवारिक ब्रांड का मतलब क्या होता है। जैसे अमूल है, अमूल दूध भी बेचता है, दही भी बेचता है, आइसक्रीम भी बेचता है, ठीक है। आपका और क्या हो गया, मक्खन भी बेचता है, पनीर भी, घी, चॉकलेट, आइसक्रीम इत्यादि, ठीक है। ऐसे ही मैगी, सॉस, सूप, सारी चीज़ें बेचती हैं। जैसे जॉनसन्स कंपनी है, जॉनसन्स कंपनी पाउडर, तेल, सारी चीज़ें, मतलब वो क्या हो गया, पारिवारिक, पूरे परिवार के लिए एक ही ब्रांड नेम से जब बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है इंडिविजुअल ब्रांड। इंडिविजुअल ब्रांड का मतलब होता है कि जब प्रत्येक उत्पाद के लिए, जितनी भी मेरी प्रोडक्ट लाइन है ना, उस प्रोडक्ट लाइन में मैं हर एक प्रोडक्ट के लिए मैं अलग नाम यूज़ करती हूँ। जैसे हिंदुस्तान लेवर लिमिटेड लाइफबॉय, लक्स, हमाम, रेक्सोना आदि अनेक नामों से साबुनों का बनाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट उत्पाद पंक्ति ब्रांड, प्रोडक्ट लाइन ब्रांड। प्रोडक्ट लाइन का मतलब जैसे DCM है, एक कंपनी है रिलायंस की, उसने बहुत सारे बना दिए और सबको अलग अलग अपने नाम दे दिए। जैसे इसमें आपका एग्जांपल दिया हुआ है, जो DCM औद्योगिक समूह है वो कपड़ों के लिए DCM यूज़ करता है, वनस्पति के लिए रथ यूज़ करता है, फर्टिलाइज़र के लिए श्री राम यूज़ करता है, और विद्युत उपकरण के लिए उषा, लेक्सस आदि के ब्रांड नेम्स का वो यूज़ करता है। उसके बाद है उपयोग ऑन द बेसिस ऑफ यूज़। फाइटिंग ब्रांड का मतलब होता है जब बाज़ार में प्रतियोगिता बहुत अधिक होती है तो कौन सा ब्रांड जीतता है, लड़ने वाला ब्रांड कौन सा है।
प्रतियोगी ब्रांड क्या है, कॉम्पिटिटर क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट आपस में मिलते जुलते हैं तो कौन सा मेरा जीत कर पाएगा। जैसे प्रिया गोल्ड बिस्किट और सुप्रिया गोल्ड बिस्किट, कोका कोला और कैंपा कोला, मतलब एक जैसे जैसे नाम से, ठीक है। देव दर्शन धूप और देवी दर्शन धूप, 2 भाई साबुन, 3 भाई साबुन, 4 फोटो नस्वार, 5 फोटो नस्वार, इस तरीके से मिलता जुलता ब्रांड जब यूज़ किया जाता है। उसके बाद है आपका मल्टीपल ब्रांड। मल्टीपल ब्रांड का मतलब होता है कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करके मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे अभी आपने बताया था हिंदुस्तान लीवर, हमाम, रेक्सोना, अनेक अन्य नामों से साबुन को बेचती है, ठीक है। जैसे कोका कोला ने अपनी फैंटा, लिम्का, स्प्राइट आदि अलग अलग निकाले हुए हैं, तो वो क्या है आपका बहुल मतलब मल्टीपल ब्रांड, ठीक है। उसके बाद है जब एक ब्रांड नेम आप चूज़ करते हो तो क्या क्या उसका फीचर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ठीक है, आसानी से याद होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन में आसानी से कर पाऊँ। जब मैं किसी अक्षर को बोल ही नहीं पाऊँगी, किसी ब्रांड को बोल ही नहीं पाऊँगी, तो सामने वाला कैसे समझ पाएगा कि मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या डिमांड है। रिकॉग्नाइज आसानी से होना चाहिए, सजेस्ट आसानी से दिए जा सकें, कम खर्चे वाला होना चाहिए, रजिस्टर कराने वाला होना चाहिए, एडवर्टीज़मेंट में मदद करने वाला होना चाहिए, जो मेरा ये जो वर्गलिटी है, अश्लीलता है, उससे दूर होना चाहिए, दिल को भाने वाला होना चाहिए, क्रेताओं के अनुकूल होना चाहिए, नारा युक्त होना चाहिए और समय के अनुकूल ही बेसिकली वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है ब्रांड क्यों ज़रूरत है या इसके एडवांटेज क्या है। सबसे पहले तो मैं ब्रांड क्यों आवश्यकता है, क्योंकि भाई अगर मुझे अपने प्रोडक्ट को बेचना है तो प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसको कुछ ना कुछ नाम देना ज़रूरी होगा, तभी उसकी बिक्री हो सकती है। इसलिए क्या है, इसलिए मेरा ब्रांड बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, एडवांटेज टू मैन्युफैक्चरर, बिल्डअप रेपुटेशंस एंड इमेज। जब सेल अच्छी होगी तो रेपुटेशन अच्छी होगी, इमेज अच्छी होगी, एडवर्टीज़मेंट में मदद करेगा, आसानी से पहचान कर पाएंगे जो कस्टमर्स हैं, अलग मार्केट होगी, हेल्पफुल इन द इंट्रोडक्शंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट को आसानी से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स विद कस्टमर के साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट हो सकता है, बिल्ड्स प्रोडक्ट लॉयल्टी, मार्केट कंट्रोल हो सकता है, बेटर प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, मीन्स ऑफ प्रमोशन, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट्स आपकी यहाँ पर मेंशन होती हैं। उसके बाद आपका है एडवांटेज और इम्पोर्टेंस ब्रांडिंग फॉर मिडल मैन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, उपभोक्ता व्यवहार को समझने में आसानी होती है कि वो क्या चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद अतिरिक्त विज्ञापन और विक्रय संवर्धन की आवश्यकता की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जब एक ब्रांड नेम से एडवर्टीज़मेंट हो चुकी है, तो कम रिस्क होता है, गुडविल में इजाफा होता है, हेल्पफुल इन सेलिंग प्रोसेस, जो सेल है वो मेरी बढ़ती है, प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मेरी कम आती है, क्योंकि कस्टमर को मेरे प्रोडक्ट के बारे में पहले ही पता है, ब्रांड नेम वो पहले ही जानता है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए मेरी जो डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा है वो कम आएगा, मूल्यों में स्थिरता बनी रहती है। उसके बाद आपका है उपभोक्ताओं के लिए ब्रांडिंग। उपभोक्ताओं के लिए क्या भाई, सामने वाले को पता है कि मेरी अपनी नीड के अकॉर्डिंग, मेरी अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग, मेरी अपनी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग मुझे क्या ज़रूरत है, तो मैं पर्टिकुलर उसी चीज़ की ही डिमांड करती हूँ, तो आसानी से पहचान मैं कर पाती हूँ, अच्छी किस्म का उत्पाद मुझे मिलता है, कीमतों में स्थिरता आती है, प्रतिष्ठा प्रदान की जाती है, गारंटी दी जाती है, बढ़िया पैकिंग होती है, क्रय करने में सुविधा होती है, शिकायत में आसानी हो जाती है, ठीक है। कि मुझे पता है कि ये बेसिकली ये मतलब क्या कि इस ब्रांड का प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया था और उसका कुछ मुझे साइड इफ़ेक्ट हुआ, तो उसकी कंप्लेंट भी मैं आसानी से कर सकती हूँ। उसके बाद है आपका डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेजेस में आपका बताया गया है कि वही मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या डिसएडवांटेज है भाई, मैं नाम दूंगी, ब्रांड नेम दूंगी, उसको रजिस्टर कराऊंगी, उसको ट्रेडमार्क के थ्रू रजिस्टर कराऊंगी, तो खर्चा ज़्यादा होगा, ठीक है। उत्तरदायित्व में भी वृद्धि होगी, महंगा भी पड़ेगा, ब्रांडिंग क्या नाम मैं चूज़ करूं उसमें मेरी कठिनाई आती है, मध्यस्थ भी विरोध करते हैं क्योंकि वो अपना ब्रांड नेम नहीं दे पाते, नकली उत्पादों की समस्या भी आ जाती है। कंज्यूमर के लिए क्या, कंज्यूमर के लिए कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है कि कौन सा, जब सेम प्रोडक्ट अभी हमने पढ़ा था ना, सेम प्रतियोगी ब्रांड पढ़ा था जहाँ पर एक जैसे नाम वाले ही 2 प्रोडक्ट है, मैं 5 भाई साबुन लूँ या 6 भाई साबुन लूँ, ठीक है।
मैं देव दर्शन धूप लूँ या देवी दर्शन धूप लूँ, मैं कैंपा कोला लूँ या कोको कोला लूँ। तो यहाँ पर जो कस्टमर है वो कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद है मेक द कंज्यूमर इरिटेट भी हो जाता है वो, ठीक है। क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती उसको, प्राइस में इंक्रीज़ हो जाता है और इसके साथ साथ डिमांड भी कम होनी शुरू हो जाती है जब मुझे इस तरीके की समस्याएं मेरे सामने आती हैं। तो उसके बाद है, इस ब्रांडिंग सोशली डिज़ायरेबल, क्या ब्रांड सामाजिक दृष्टिकोण से उचित है? क्यों उचित है उसके लिए हम देखते हैं। कहता है कि ब्रांड का प्रयोग सामाजिक दृष्टि से निम्नलिखित बुराइयों को उत्पन्न करता है। कौन कौन सी बुराइयां हैं? मूल्यों में वृद्धि होती है, क्योंकि ब्रांड नेम बिकता है। प्यूमा का कोई भी शूज़ 3000 से कम का नहीं है, तो ब्रांड हो गया, तो उसका मतलब मूल्य में वृद्धि हो गई। एकाधिकारी है, प्यूमा का शूज़ है तो प्यूमा का ही रहेगा। जो मोनोपोली है वो बढ़ जाती है। उपभोक्ताओं का शोषण होता है। नए उत्पाद आसानी से नहीं मार्केट में आते, ठीक है। नकली उत्पादों की भी समस्या आ जाती है, क्योंकि प्यूमा की कॉपी करने वाले भी बहुत सारी चीज़ मिल जाती हैं, ठीक। उसके बाद है ब्रांड पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज़। मेरे पास क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए? स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए मेरे पास? उत्पादों द्वारा अपनाई जाने वाली ब्रांड नीतियाँ और रीति नीतियाँ, मध्यस्थों द्वारा अपनाई जाने वाली ब्रांड नीतियाँ और रीति नीतियाँ, अन्य ब्रांड नीति और रीति नीतियाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जो मैन्युफैक्चरर बनाता है, उसमें जब मैन्युफैक्चरर अपना बनाता है तो उसके क्या क्या लाभ है। जब मैन्युफैक्चरर ने बना दी तो अपने नाम का प्रयोग करने से उत्पादक की ख्याति में वृद्धि होती है, ठीक है। उत्पादक ही अपना ब्रांड नेम बना रहा है। उत्पादों के मूल्यों को स्थायी बना रहता है। कंपनी की विपणन क्रियाओं पर नियंत्रण करना आसान हो जाता है। उत्पाद मिश्रण के लिए उचित नीति बनाने में सहायता मिलती है। उत्पादों के विज्ञापन और विक्रय संवर्धन कार्यक्रमों को चलाने में सुविधा रहती है। उपभोक्ताओं को अपने परिचित उत्पादों को चुनने में सुविधा रहती है, ठीक है। इस तरीके से इनका क्या होता है, इनको फ़ायदा मिलता है। व्यक्तिगत ब्रांड के अंतर्गत भी जब व्यक्तिगत है तो वहाँ पर भी इनको फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा यही होगा जब इंडिविजुअल ब्रांड बनेगा, इंडिविजुअल में बनेगा तो विज्ञापन अपील को अधिक प्रभावपूर्ण बनाया जाता है, क्योंकि वो एक ही प्रोडक्ट के बारे में अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। प्रत्येक नया ब्रांड नए बाजार खंड को प्रभावित करता है, ठीक है। यदि किसी वजह से नया उत्पाद सफल नहीं हो पाता तो इसका दूसरे उत्पादों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के लिए मैंने अलग अलग से ब्रांड नेम ही दिया हुआ है। एक उत्पाद के विक्रय तथा लाभों की कमी को दूसरे उत्पादों से पूरा किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका है मार्केटिंग अंडर फैमिली ब्रांड स्ट्रेटजी। फैमिली ब्रांड के थ्रू मैं काम करती हूँ। फैमिली ब्रांड का मतलब क्या कि जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था ना कि एक ही हमारा अमूल है, दही, लस्सी, पनीर, घी, मक्खन, आइसक्रीम, सारी चीज़ें वो बना रहा है, तो उसमें इसको फ़ायदा क्या क्या होगा? उसमें फ़ायदे के लिए संबंधित उत्पादों के लिए पारिवारिक ब्रांड नीति का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। नए ब्रांड नेम की खोज के लिए अनुसंधान प्रयास नहीं करने पड़ते, जिससे ब्रांड संबंधी व्ययों में कमी आती है। इस नीति के प्रयोग से नए उत्पादों का संवर्धन आसान हो जाता है। सभी उत्पादों के लिए सामूहिक विपणन और संवर्धन प्रयास आसानी से किए जा सकते हैं। नए उत्पादों को भी बाजार में वही सम्मान प्राप्त हो जाता है जो अन्य पारिवारिक ब्रांड के उत्पादों को प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद जो मिडलमैन है वो मिडलमैन अपना कैसे पॉलिसीज़ अपनाता है, अपने ही ब्रांड के अंतर्गत वो मार्केटिंग करने की कोशिश करता है, तो उसको क्या क्या लाभ होते हैं। इस ब्रांड नीति के प्रयोग से उत्पादक विपणन कार्यों से बच जाता है, ठीक है। इस ब्रांड नीति के प्रयोग से मध्यस्थ को एक तो भुगतान शीघ्रता से प्राप्त होता है और दूसरा अतिरिक्त लाभ भी मिलते हैं, क्योंकि मिडल मैन ने कस्टमर की नीड को सर्वे कर ही अपना ब्रांड नेम इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटजीज़ हैं, इनको आप स्ट्रेटजीज़ को पढ़ना, ठीक है। उसके बाद आपका ये स्ट्रेटजीज़ गिवन है, इनको आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आपका है नेक्स्ट टॉपिक ब्रांड टेस्टिंग, ठीक है। ब्रांड टेस्टिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ मुझे कितने लंबे समय तक याद रहती है। ब्रांड टेस्टिंग से अभिप्राय यह पता लगाना होता है कि जो ब्रांड है वो क्या सभी दृष्टिकोण से उपयुक्त है, क्या हर तरीके का उसका नाम, कलर, उसका प्रेफरेंस, उसका एसोसिएशन, लर्निंग, क्या हर तरीके से वो संतुष्ट है। तो इसके लिए मुझे मेथड्स निम्नलिखित ये हैं। मेमोरी टेस्ट करना पड़ता है, क्या वो आसानी से याद करने योग्य है।
ठीक है। इस विधि में हम क्या देखते हैं, इस विधि में एक निश्चित उपभोक्ता समूह के सामने उत्पाद के लिए अनेक ब्रांड नेम और ब्रांड चिन्ह प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है। और इसके बाद उनको कहा जाता है कि तुम्हें क्या याद रहा, जो उनको सबसे पहले याद रहा, जो इजी उनके लिए है उसको। उसके बाद प्रेफरेंस टेस्ट, वो किसको प्रेफरेंस देते हैं, उनका एसोसिएशन किस तरीके से काम करता है, वो लर्निंग कैसे कर पाते हैं, क्या वो हर चीज़ को प्रोनाउन ईजी कर पा रहे हैं या नहीं। जिसको ईजी प्रोनाउन कर लिया वो ही हमने अपना देख लिया। यूनिक टेस्ट का मतलब है कि इस विधि में उपयोगिता समूह को कुछ प्रस्तावित ब्रांड नेम बताए जाते हैं और उनसे इन प्रस्तावित नामों से मिलते जुलते अन्य ब्रांड बताने के लिए कहा जाता है। ठीक है। इस तरीके से हमारे ब्रांड का नेम डिसाइड हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका जो ब्रांड कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक है पैकेजिंग। ठीक है। पैकेजिंग का मतलब है, ब्रांड का नाम है कि मैंने अपने प्रोडक्ट को नाम दे दिया। ठीक है। अब नाम देने के बाद मैं अपने प्रोडक्ट को ऐसे ही बाज़ार में नहीं बेच सकती, मुझे उसकी पैकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि हर तरीके का प्रोडक्ट है, टूट फूट वाला, गंदा होने वाला, ख़राब होने वाला, जैसे भी मेरा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मुझे उसको पैकिंग देनी पड़ेगी। तो पैकेजिंग देने के लिए पैकेजिंग के तरीके क्या क्या होंगे, उसके फ़ायदे नुकसान क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। पैकेजिंग का मतलब मैंने बता दिया। पैकेज क्या है, कोई भी आकर्षक लपेटने वाला सामान है। सामान में डिब्बा, केन, बोतल, जार, ट्यूब, बैरल, ड्रम कुछ भी हो सकता है जो उत्पाद के वितरण में सुविधा प्रदान करता है। ठीक है। सुविधा प्रदान करता है तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या होंगी। पैकेज उत्पाद की पहचान कराने का आसान तरीका है। पैकेज के द्वारा उत्पादक अपने उत्पाद को प्रतियोगी उत्पादों से अलग दिखा सकता है। कीमतें प्रदान कर स्थिर कीमतें प्रदान कर सकता है। सुरक्षा प्रदान कर सकता है। उत्पाद को विक्रय की अपील कर सकता है। गुणवत्ता को बनाए रख सकता है। विज्ञापन और उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए अट्रैक्टिव जो पैकेज है उसको यूज़ कर सकता है। पैकेज मूक विक्रयकर्ता का कार्य करता है और माल की आपूर्ति मतलब असेंबल करने में ही आपकी ये मदद करता है। ठीक है। मीनिंग आपका गिवन है, डेफिनेशंस आप कोई भी पढ़ लेना। डेफिनेशन हम फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। यहाँ पर फिलिप कोटलर कह रहा है कि पैकेजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संबंध उत्पाद की सुरक्षा, महत्वता, सुविधा और संवर्धन से है। ठीक है। मतलब मैं उस प्रोडक्ट को सुरक्षा भी प्रदान कर रही हूँ, कम खर्चा भी आ रहा है, आसान भी है पहुँचाने में, और आपका जो प्रमोशंस है वो प्रमोशन भी साइड बाय साइड हो रहा है। ठीक है। उसके बाद आपका है डिफरेंस बिटवीन पैकेजिंग और पैकेज में डिफरेंस है। कुछ विद्वान पैकेजिंग और पैकिंग में कोई अंतर नहीं समझते, उनकी दृष्टि से दोनों शब्द पर्यायवाची हैं, लेकिन कुछ विद्वान इनको अलग अलग मानते हैं और कहते हैं पैकेजिंग को पैकिंग का ही एक पार्ट मानते हैं। ठीक है। उनका कहना है कि जब उत्पादों को छोटे छोटे पैकेटों, डब्बों और बोतलों में पैक किया जाता है तो वो पैकेजिंग के अंदर आता है, और जब बहुत से छोटे छोटे पैकेट, डिब्बे, बोतलें इकट्ठे करके कंटेनर में भेजते हैं तो वो पैकिंग के अंदर आता है। इसका मतलब क्या हुआ, पैकेजिंग एक छोटा रूप हुआ और पैकिंग एक बड़ा रूप हुआ। ठीक है। पैकिंग का मतलब क्या, मैं इसमें एग्जांपल तुम्हारा दे सकती हूँ तुम्हारे फ़ोन से। ठीक है। फ़ोन से मैं दे सकती हूँ, फ़ोन जब तुम लेते हो तो फ़ोन गत्तों के कवर में, फ़ोन की शेप का ही आपका गत्ता होता है, और उसके बाद ऊपर से एक प्लास्टिक का डब्बा। ठीक है। जब वो गत्ते में पैक किया दैट इज़ पैकेजिंग, और उसको कवर किया पूरा का पूरा दैट इज़ पैकिंग। ठीक है। एक और एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं, बिस्किट का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। मैंने बेकरी के बिस्किट बनाए, मैंने 10 पैकेट बेकरी के बिस्किट बनाए। अलग अलग पैकेट्स को मैंने पॉलीथीन लगाकर पैक कर दिया, क्योंकि एयर कंटेनर्स हैं, एयर टाइट कंटेनर्स हैं, क्योंकि अगर उसमें थोड़ी सी हवा भी रह गई तो वो बिस्किट्स मेरे सील जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। मैंने एयर टाइट उनको 10 पैकेट बना दिया। 10 पैकेट को अलग अलग बिस्किट अलग अलग पैक करना पैकेजिंग कहलाता है। और जब 10 पैकेट को मैं एक ही बॉक्स में पैक करती हूँ तो वो पैकिंग कहलाता है। ठीक है। बात समझ आई तुम्हें। उसके बाद आपका इसके करैक्टरिस्टिक गिवन है, पैकेजिंग की क्या क्या फ़ायदे हैं। कला और विज्ञान दोनों हैं।
उत्पाद की पहचान करवाता है, छवि में वृद्धि करता है, सामग्री को सुरक्षा प्रदान करता है, डिज़ाइनिंग करने में उत्पादों को पैकिंग करने से संबंधित होती है। उसके बाद इसकी आवश्यकता क्यों होती है? आवश्यकता इसलिए होती है ताकि मेरा जो माल है वो टूटे फूटे ना। पैकेजिंग दो तरीके की होती है, इंडस्ट्रियल पैकेज और कंज्यूमर पैकेज। इंडस्ट्रियल पैकेजिंग का मतलब है कि मैं जो यहाँ पर पैकिंग कर रही हूँ वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए बिना किसी टूट फूट के कर रही हूँ, ठीक है। जो उपभोक्ता पैकिंग है, उपभोक्ता पैकिंग का मतलब है वो छोटे छोटे कंटेनर, छोटे छोटे डब्बे, छोटे छोटे ड्रम हो सकते हैं जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब क्या, यहाँ पर कंज्यूमर पैकिंग का मतलब कंज्यूमर खरीदेगा और उसको कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसको लॉस का खर्चा थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। उसको डर नहीं बना रहता कि वो पर्टिकुलर मेरा ख़राब हो सकता है या फिर नहीं। उसके बाद आपका है ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग। क्या क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? प्रोटेक्शन मिलती है, आसानी से पहचान हो जाती है, सुविधा आसानी से मिलती है, ठीक है। प्रमोशन आसानी से मिल जाती है, प्रमोशन आसानी से मिल जाती है, प्रमोशन आसानी से हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अट्रैक्शन आसानी से हो जाता है, इकोनॉमी आसानी से हो जाती है, रेपुटेशंस अच्छी बनी रहती है, ठीक है। अदर उद्देश्य में क्या, उत्पाद की छवि, विक्रय, अपील आदि आसानी से हो सकते हैं, लाभ दर में वृद्धि हो सकती है, उपभोक्ताओं की रुचियों को जागृत करना, पैकेजिंग में नवीनता लाना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एसेंशियल्स क्या क्या होने चाहिए? एक अच्छी पैकिंग की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए? पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट को सुरक्षा प्रदान करे, सुविधा प्रदान करे, आकर्षक होना चाहिए, सूचनात्मक होना चाहिए। सूचनात्मक मतलब देखकर ही पता लग जाए कि इसके अंदर क्या हो सकता है। प्रदूषण रहित होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए, लागत रिजनेबल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो मेरा जो प्रोडक्ट है वो मेरा जो प्रोडक्ट की जो कीमत है वो पैकेजिंग की कीमत से कम है, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट को बनाने में तो मुझे 10 रुपये लगे लेकिन पैक करने में मुझे 15 रुपये लग गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मटेरियल अच्छी तरीके से होना चाहिए, ठीक है। जिस तरीके का प्रोडक्ट है उस तरीके के प्रोडक्ट को हम उसी तरीके के मटेरियल्स में यूज़ करें। जैसे कपड़ा है, कपड़ा पॉलीथीन में पैक हो सकता है, ठीक है। कपड़ा गत्ते में पैक नहीं होता, पॉलीथीन में आसानी से पैक हो सकता है। लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेना है, अगर मुझे कोई मशीनरी ख़रीदनी है, मुझे वॉशिंग मशीन ख़रीदनी है, वो मेरी पॉलीथीन में पैक नहीं होगी, वो किसी कंटेनर, किसी बॉक्स, किसी गत्ते के बॉक्स में ही पैक होगी ताकि कोई स्क्रैच वगैरह उसमें ना आए, ठीक है। तो ये फैक्टर्स होने चाहिए। उसके बाद आपका फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। आपके फंक्शंस क्या क्या हैं? जो हमने विशेषताएं पढ़ी हैं वही सारे फंक्शंस हैं। सुरक्षा प्रदान करना, सुविधा प्रदान करना, पहचान करना, प्रमोशन करना, अट्रैक्ट करना, वो सारे के सारे आपके फंक्शंस होते हैं। उसके बाद इसके एडवांटेज गिवन है। एडवांटेज भी वही सारा, प्रोटेक्शन देता है, कन्वीनियंस है कस्टमर के लिए, सेल्स प्रमोशन का एक साधन है, मिलावट पर रोक लगाता है, ख्याति में वृद्धि करता है, लाभों में वृद्धि करता है, पैकेजिंग के मध्यस्थों में लाभ क्या, स्टोर करने में आसान है, कन्वीनियंस इन ट्रांजिट है, कन्वीनियंस इन सेलिंग है, सेल्फ एडवर्टीज़मेंट हो जाती है, कन्वीनियंस इन डिस्प्ले एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। कंज्यूमर के लिए क्या, पहचान आसानी से हो जाती है, मिलावट में कमी होती है, प्रयोग में सुविधा होती है, रीयूज़ भी कर सकते हैं किसी पैकेजिंग को, किसी टीन को, किसी डब्बे को, ठीक है। वो अगर कोई जैसे सपोज क्या बोलते हैं, बॉर्नविटा डब्बे में आता है, प्लास्टिक के डब्बे में आता है। जैसे बॉर्नविटा ख़त्म हुआ तो बॉर्नविटा के डब्बे को हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये भी मेरा एक पैकेजिंग के रीयूजेबल का एक तरीका है, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें नेक्स्ट है रीज़न ऑफ ग्रोथ ऑफ पैकेजिंग। क्या क्या रीज़न है? सेल्फ सर्विस, उपभोक्ता आवश्यकता, कंपनी की छवि, बड़े पैमाने पर उत्पादन और वैरायटी में वृद्धि करने के लिए। पैकेजिंग का क्लासिफिकेशन किया गया है। कंज्यूमर पैकेजिंग का मतलब है भाई कस्टमर ने दुकान से ख़रीदा और कंज्यूम कर लिया तो उसकी पैकेजिंग अलग होगी। ट्रांजिट पैकेजिंग, दिल्ली से पानीपत जाना है तो माल जाएगा,
रास्ते से जाएगा तो उसकी पैकिंग अलग होगी, उसको हम किस तरीके से अपना पैक करेंगे, ठीक है, ताकि ख़राब ना हो, टूट फूटने की संभावना ना हो। हम लकड़ी के बॉक्स में, गत्ते के बॉक्स में, जैसा भी मेरा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसको अपना पैक करने का काम करेंगे। उसके बाद आपका पारिवारिक पैकेजिंग का मतलब सभी उत्पादों को एक रंग, एक जैसे स्टाइल तथा एक जैसी पैकेजिंग सामग्री का प्रयोग करते हुए पैक करना पारिवारिक पैकिंग कहलाता है। उसके बाद प्रोडक्ट लाइन पैकेजिंग, जैसे एक पैकेजिंग बंद पैकेटों के भी उत्पाद की पहचान हो जाती है, जैसे फुटवेयर निर्माता बच्चों के शूज़ के लिए, लेडी चप्पल के लिए, जेंट्स शूज़ के लिए, स्पोर्ट शूज़ के लिए अलग अलग रंगों के डब्बों में पैकेजिंग आपकी करता है। उसके बाद आपका मल्टीपल पैकेजिंग का मतलब है जब उत्पाद की बहुत सी इकाइयों को एक साथ पैक कर दिया जाता है तो इसे मल्टीपल, जैसे एक ही डब्बे में पेंसिल भी, रबड़ भी, मेरा इरेज़र भी, मेरा शार्पनर भी, मेरा जितने भी बाकी सारी चीज़ें हैं उनको एक ही जगह जब मैं पैक कर देती हूँ तो वो मल्टीपल पैकिंग हमारी आती है। उसके बाद रीयूजेबल में, जैसे मैंने अभी बताया, रीयूजेबल पैकिंग को कस्टमर मेरा बहुत पसंद करता है, क्योंकि जो कंटेनर मेरा बच गया प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद उसको मैं अपने घर में किसी भी सामान के लिए यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे बॉर्नविटा के डब्बे का मैंने अभी एग्जांपल तुम्हें दिया था। उसके बाद डिस्पोजेबल पैकिंग होती है जिसको क्या किया, मतलब प्रोडक्ट यूज़ किया और डिस्पोज कर दिया। उसके बाद इंडस्ट्रियल पैकिंग मतलब जहाँ पर मशीनरियों की पैकेजिंग की बात की जाती है, जहाँ पर लकड़ी की पेटियाँ, जूट, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक के ड्रम, ग्रीस तेल आदि इनका यूज़ करके पैकेजिंग की जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका है पैकेजिंग डिसीज़न का मतलब है पैकेजिंग डिसीज़न आपका डिज़ाइन किस तरीके से होगा, डिज़ाइन संबंध निर्णय कैसे आप लेंगे, पैकेज आकार क्या होगा, ठीक है, पैकेज की लागत क्या आएगी, पैकेज टेस्टिंग किस तरीके से करेंगे, उसके बाद उसकी रीति नीतियाँ किस तरीके से काम करेंगी, स्ट्रैटेजीज़ किस तरीके से उसकी बेसिकली काम करेंगी, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें तुम्हें बताई गई हैं। क्योंकि कई बार मेरा जो पैकेज इस तरीके का होता है कि मुझे चेंज भी करना पड़ता है कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग। मेरा प्रोडक्ट ऐसा है लेकिन मुझे उसकी पैकिंग पसंद नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि पैकेजिंग भी मेरे सेल्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो इसलिए मुझे अपनी पैकेज परिवर्तन की रीति नीति रखनी होगी, उत्पाद पंक्ति की रीति नीति रखनी होगी, पुनः प्रयोग पैकेजिंग मेरी रीति नीति क्या होगी, मल्टीपल पैकेजिंग स्ट्रेटजीज़ मेरे पास क्या होगी, प्रमोशनल पैकेजिंग स्ट्रेटजी मेरे पास क्या होगी, वो सारी की सारी मुझे अपना यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है, जो लास्ट टॉपिक है, इसका लास्ट टॉपिक आपका है लेबलिंग, ठीक है। लेबल का मतलब एक मार्क, ठीक है, एक मार्क मतलब जैसे मैंने अभी बताया था, ठीक है, प्यूमा के टी शर्ट्स पर डिज़ाइन होता है, वो एक एनिमल का डिज़ाइन होता है, ठीक है, नाइकी के शूज़ पर वो लाइनिंग्स वैसी होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक लेबलिंग का ही काम करती हैं। तो लेबल का डेफिनेशन क्या है, लेबल की डेफिनेशन विलियम जे स्टेटन कहता है कि लेबल उत्पाद का वह भाग है जिस पर उत्पाद या विक्रेता के बारे में मौखिक सूचना दी जाती है। यह पैकेज का भाग हो सकता है, ठीक है, पैकेज पर लेबल लिखा हुआ है तो मैं उसको देखकर डायरेक्ट रूप से कह सकती हूँ कि पर्टिकुलर ये चीज़ है। अच्छे लेबल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या कंटेंट होते हैं, उत्पाद का नाम, ट्रेडमार्क, उत्पादक के नाम, पता, रंगीन चित्र, सामग्री क्या क्या है, क्वांटिटी क्या क्या है, कैसे यूज़ किया जाएगा, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने हैं, उसकी पैकेजिंग क्या है, कब बना, कब वो एक्सपायर होगा, उसका मूल्य क्या है, उसके डायरेक्शंस क्या क्या हैं, अगर कोई चेतावनी देनी है तो वो चेतावनी भी। लेबल्स दिए हुए हैं, टाइप ऑफ लेबल में ब्रांड लेबल है। ब्रांड लेबल का मतलब जैसे ब्रांड के नाम से ही LG, L कैपिटल G कैपिटल, सोनी SONY, सैमसंग SA में बीच में वो डॉट नहीं लगाता, सैमसंग, गोदरेज, रिलायंस, गोदरेज का G छोटा, रिलायंस का R के अंदर ही I करके, लैक्मे, वो सारे की सारी चीज़ें क्या हैं, ये इनके ब्रांड लेबल है। उसके बाद ग्रेड
ग्रेड का मतलब क्या, उन्होंने अपना ग्रेड दे दिया, ए ग्रेड, फैंसी, बड़ा छोटा जो भी है वो ग्रेड देकर अपना काम कर रहा है। और उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव लेबल। डिस्क्रिप्टिव लेबल का मतलब यहाँ पर क्या है कि यह लेबल विवरणात्मक होते हैं, इसलिए इन्हें सूचनात्मक लेबल भी कहा जाता है। यह लेबल उत्पाद के और उत्पाद दोनों के बारे में सूचनाएं प्रदान करते हैं, जैसे उत्पाद का ब्रांड नेम, उत्पादक का नाम, पता, उत्पाद की सामग्री, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद आपका मिश्रित लेबल, जो भी किसी भी तरीके की दवाइयों की शीशियों पर इसी तरीके के लेबल जो लगाए जाती हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? ऑब्जेक्टिव यही हैं कि एक लेबल उत्पाद की विशेषता को व्यक्त करता है, ठीक है, उसकी विक्रय की गति को बढ़ाता है कि रिबॉक, नाइक, लिबर्टी, टाइटन, एलजी, बीपी, टाटा। ठीक है। एक लेबल उत्पाद के प्रयोगकर्ताओं को उत्पाद उपयोग के संबंध में सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं बताता है। बच्चों की पहुंच से दूर रखें, इसका मतलब इसका कोई ना कोई इसमें पॉइज़न है, कोई ना कोई इसमें दिक्कत है बच्चों के लिए। वर्तमान समय में लेबल विक्रय वृद्धि का एक महत्वपूर्ण तरीका बन गया है और लेबल क्रेता को सही क्रय निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है। ये देखो, ये अलग अलग तरीके के तुम्हें लेबल बताए गए हैं। फर्स्ट वन आपका SBI, पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट देखो, भारतीय जीवन बीमा, ISI स्टैंडर्ड, हमदर्द, हिमालय, मोंटी कार्लो। ठीक है। मोंटी कार्लोज कलेक्शंस, ये क्या हैं? ये सारे अलग अलग, झंडू पंचारिस्ट, ये अलग अलग क्या है, इनके ब्रांड नेम हैं। ठीक है। चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हुआ। इसको रीड करो और अगर कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से पूछो।